देखिए, दिल्ली में लोग आज सहमे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं हम कहाँ पे महफूज हैं। अपने घर में 2 बेटियां हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है सुबह 4 बजे। कॉलेज पढ़ने 19 साल का बेटा भेजा, वहाँ पे उसकी चाकू घोंप के हत्या कर दी जाती है। मंगोलपुरी के अंदर एक आदमी को दूसरा आदमी गाली देता है, वो उसे टोकता है तो उसका बेटा चाकू लेके आता है और उसकी हत्या कर देता है। क्या हो गया है दिल्ली के अंदर? आप सोचिए, एक इस तरीके की हत्या उस पूरे परिवार को, उस पूरे खानदान को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। वो परिवार कभी उबर नहीं सकता। मैं अभी देख रहा हूँ उस नौजवान पिता का बाप जिस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। मुझे नहीं पता कि एलजी साहब को उसकी चीख क्यों नहीं सुनाई दे रही है। दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बल्कि 24 घंटे में 3 मर्डर हुआ है। इस पे सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन के अखबार में 4 लोगों की हत्या की खबर दिल्ली के अखबारों में हो। 2 बेटियां घर पे थी, सुबह 4 बजे लोग घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं, 2 लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। 29 साल 30 साल उम्र है। जवान 19 साल का बेटा कॉलेज भेजा जाता है, साउथ कैंपस में, दिल्ली के पॉश इलाके में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की को छेड़ रहा था और उसने बीच बचाव किया। मंगोलपुरी के अंदर कोई किसी को गाली देता है, वो उसको टोकता है तो अपने बेटे को बुला के चाकू घोंप देता है, हत्या कर देता है। आप सोचिए, आज दिल्ली के लोग किस तरीके के माहौल में जी रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग सहमे हुए हैं, परेशान हैं कि वो कहाँ पे महफूज हैं। उस नौजवान लड़के के पिता की आप वीडियो देखिए, वो जिस तरह से बिलख बिलख के रो रहा है। उसका परिवार और ये सारे परिवार कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। ये पूरे हमेशा के लिए जो है ये परिवार बर्बाद हो गए। क्या आपने सुना कभी कि एलजी साहब इन परिवारों से मिलने गए हों? नग्न अवस्था के अंदर एक लड़की को 20 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर खदेड़ा गया। एलजी साहब उनके घर गए? नहीं गए। किसी बड़े अफसर को सस्पेंड किया? नहीं किया। आज हालत ये है कि जिन लोगों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि आपको कानून व्यवस्था देखनी है। कभी एलजी साहब किसी थाने के औचक निरीक्षण पे गए हों? मुझे बताइए। कभी रात को एलजी साहब निकले हों कि भाई बीट पे कांस्टेबल जाता है, नहीं जाता? नहीं है। और पुलिस भी क्या करे? मैं जितने थानों में जाता रहा हूं, मैंने देखा कि उनके अंदर जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे 30% है, कहीं पे 35% है, कहीं पे 40% है। आप एक बताइए, आदमी आपको 100 चाहिए थाने में, आपके पास 40 लोग होंगे तो आप कैसे इलाका चलाओगे? कौन सी बीट पे भेजोगे, कौन सी बीट पे नहीं भेजोगे? किससे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, किससे लॉ एंड ऑर्डर कराओगे? और पुलिस है कहां सारी की सारी दिल्ली की? वीआईपी अरेंजमेंट्स में। सारी दिल्ली की पुलिस वीआईपी अरेंजमेंट्स के अंदर व्यस्त है। तो समस्या पुलिस की नहीं है, समस्या लीडरशिप की है। लीडरशिप की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं है, उनकी प्राथमिकता है बड़े बड़े वीआईपीज की सुरक्षा व्यवस्था। मुझे लगता है अगर वीआईपीज को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो वो एक अलग फोर्स बनाई जाए। दिल्ली के अंदर मैं समझता हूं पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्रियंस हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं। आप एक अलग फोर्स बनाइए जो इन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी देखे। मगर दिल्ली के लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस बनी है, कम से कम उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में तो लगाइए। अब मैं ये कहूं कि एसएचओ खराब है, डीसीपी खराब है, ये नहीं है। व्यवस्था खराब है। आपने उनको थानों के अंदर फोर्स नहीं दे रखी। और एलजी साहब अपने कामों को नहीं देखते हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वहां जरूर जाते हैं, वहां पे नुक्ताचीनी करते हैं, कमियां निकालते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आके कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने करा दिया। पानी का काम हो, यमुना का काम हो, नालों को साफ करने का काम हो, वहां एलजी साहब क्रेडिट लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनाई अरविंद केजरीवाल ने, एलजी साहब पहुंच गए फीता काटने। अरे भाई, आप अपना काम तो करिए। आप अपना काम पूरा कर लें तब आप दूसरे का काम में भी कहिए कि हम आपका भी काम करेंगे। आपसे अपना काम तो हो ही नहीं रहा। पूरी तरीके से एलजी साहब जो है फेल हैं। केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। और दिल्ली के लोग जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल है।
और बीते दिन श्रीगंगानगर में थे राजस्थान में, वहाँ पे उन्होंने केंद्र सरकार को भी निशाने किया, प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, हम कैसे मान लें, एक अनपढ़ नेता है प्रधानमंत्री। और इस तरह से उन्होंने चौथी पास राजा की भी कहानी सुनाई जो सुनाते रहे हैं, और उसके जरिए ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला उठाया उन्होंने, अडानी का मामला उठाया। देखिए, आज 2024 है, प्रधानमंत्री की उम्र 70 से ज्यादा है। 2047 के अंदर प्रधानमंत्री की उम्र 95 साल होगी, तब वो प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे। आप वो बात कहिए जो आप खुद करने के लिए सक्षम हो। आपको लोगों ने 2014 में मौका दिया था, आपने बड़ी बड़ी बातें 2019 के लिए कही थी, 2022 के लिए कही थी, अब आप 2047 के लिए कह रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी अब ये मानने लगे हैं कि वो अपने कार्यकाल के अंदर देश को कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए बहुत दूर दूर के जो है सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एक सेक्सुअल मोलेस्टर के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार खड़ी हो गई, देश की बच्चियों के धरने प्रदर्शन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाके एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, एक लचर एफआईआर दर्ज करके बेलेबल ऑफेंस के अंदर मुकदमे को दर्ज किया गया। अदानी के मामले में जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदानी को बार बार क्लीन चिट सरकार ने दी है, सरकार की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नीचे आई है। लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि जो वायदे 2014 में किए गए थे उनमें से एक वायदा भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। स्मृति ईरानी का इस पे आप दिल्ली की जनता से प्रेम की बात करते हैं, अगर आपको प्यार होता तो आपने यहाँ पे आयुष्मान भारत लागू किया होता, आप इस पे बात नहीं करते, आप शीश महल पे बात नहीं करते, राजस्थान में जाकर पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता कि स्मृति ईरानी कितना हेल्थ मॉडल और आयुष्मान भारत को समझती हैं। आयुष्मान भारत कहता है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा लीजिए, यही कहता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे किसी भी सरकारी अस्पताल में आप वैसे ही मुफ्त इलाज करा लीजिए, 5 लाख का क्यों, आप 15 लाख का भी मुफ्त करा लीजिए। जहां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वैसे ही सारा इलाज मुफ्त है, वहां पे हम क्यों 5 लाख रुपए के इलाज की लिमिट डालेंगे? बड़ी अजीब बात है। और मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के कौन से बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जिसके अंदर आयुष्मान भारत के इलाज हो रहे हो। आंकड़े रखे केंद्र सरकार, मुझे बड़े बड़े अस्पतालों के कुछ तो नाम बताए। भाई प्राइवेट अस्पताल तो फ्री हैं, क्यों नहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आयुष्मान के इलाज हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों के अंदर जो इलाज वैसे भी मुफ्त होना चाहिए था, उसके ऊपर आयुष्मान भारत के नाम का जो है एक पूरा का पूरा जो है एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से जो है झूठा है। मुख्यमंत्री जो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन पे भी निशाना साधा कांग्रेस सरकार पे, और उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में अगर आपने काम किया होता तो यहाँ पे ऐसे बैनर लगाने की जरूरत नहीं होती आम आदमी पार्टी के विरोध में। उनका यह भी कहना था कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब अशोक गहलोत बात करते थे कि उनका भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। आज सचिन पायलट मांग कर रहे थे, कहते हैं कि वो मेरी बहन है, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। देखिए, अशोक गहलोत इस वादे पे जीत के आए कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार के कामों की तहकीकात कराएंगे और उन्हें जेल भेजेंगे। जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के इतने बड़े लीडर और उनके अपने उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट बार बार खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की अंदरूनी बातचीत है, ना ये इनका कुछ बिगाड़ेंगे ना वो इनका कुछ बिगाड़ेंगी। तो इसका मतलब तो खेल साफ है। राजस्थान को बारी बारी लूटने की जो मिली भगत है वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सबके सामने ले ली कि पहले बीजेपी लूट ले फिर कांग्रेस लूट ले, तुम हमें कुछ मत कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जी, वहाँ पे उस पर प्रताप सिंह खरूट नहीं मिलेगा और दिल्ली के लोगों के साथ आप बात करते हैं, लेकिन आपने अपना घर बना दिया 50 करोड़ रुपए का, जनता की कोई फिक्र नहीं। मैं ये चाहता हूं देश भर के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री के आवास में कितना खर्च हुआ है, ये एक डिबेट रख ली जाए। 1 हफ्ते तक सारे टीवी चैनल इसी पे डिबेट कर लें, मगर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मकान पे बात ना करें।
देश के सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मकान के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है वो सामने रखा जाए और उस पर डिबेट किया जाए। मैं पूरे हफ्ते मैं अपनी पार्टी की तरफ से आऊंगा टीवी चैनलों पे, रखें तो सही, सब रखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी के समय बैठक होने वाली विपक्षी दलों की और आप लोग की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से कि अध्यादेश के मुद्दे पे समर्थन करेगी। ऐसे में जो कांग्रेस पे हमले हो रहे हैं, बीते दिनों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे और कांग्रेस सरकार पे निशाना साध रहा, आपको लगता है कि माहौल कुछ पॉजिटिव हो पाएगा? देखिए, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। बंगाल के अंदर सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। केरल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ती हैं और आगे भी लड़ेंगी, आरएलडी भी लड़ेगी। मगर आपको अगर देश को बचाने के लिए सामने आना है तो आपको इन सब चीजों को लोकसभा के चुनाव में परे रखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर हम आमने सामने, हम कोई कांग्रेस के अंदर किसी पार्टी का विलय करने की कोई ना बात कर रहे हैं। कोई पार्टियों का विलय नहीं होगा। पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जहां अरेंजमेंट होगा वहां स्टेट्स के अंदर हो सकता है वो मिलकर लड़ लें, जहां नहीं होगा वहां आमने सामने लड़ेंगे। तो आप करिए राज्यों में आप अलग अलग लड़ेंगे, तो ही है, लोकसभा के लिए साथ रहना पड़ेगा। लड़ेंगे ही, क्यों नहीं लड़ेंगे? हमने तो पहले ही कहा, कैसे नहीं लड़ेंगे? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं लड़ेगी या सपा नहीं लड़ेगी? तो लड़ेंगे। या आरएलडी नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। इन सब बयानों का आपको लगता है कि 23 जून की इन बयानों को आप ये समझिए कि देखिए, जब आप एक दूसरे के खिलाफ अपोजिशन में लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये सब होगा। अब आप देखिए, पीडीपी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा। पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती थी और उसी पीडीपी के साथ अलायंस करके जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई 2.5 साल। क्या हो गया? अकाली दल को गाली देते थे, ये कहते थे कि अकाली दल जो है रेडिकल राजनीति करती है, ये हिंदुओं के लिए राजनीति करते थे पंजाब में, मगर अलायंस के अंदर चुनाव लड़ते थे पंजाब के अंदर और अलायंस में चुनाव में सरकार बनाते थे। वो नहीं थी कॉन्ट्राडिक्शंस? बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस जो बिहार में सामने आई। नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़े, तब भी नीतीश के साथ अलायंस बना ली। नीतीश तो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, बीजेपी नीतीश के अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी, चुनाव के बाद जो है उधर मिल गए। महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा, शिवसेना के साथ चुनाव लड़े, शिवसेना को कहा था मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद इन्होंने वादे से मुकर गए। बीते दिनों एक प्रस्ताव भी रखा कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप दिल्ली या हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। इन सब के बावजूद आपको लगता है कि अध्यादेश के मुद्दे पे समर्थन रहेगा आपको? देखिए, कोई प्रस्ताव नहीं था, आप इस बात को समझिए। कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि साहब आप राजस्थान और मध्य प्रदेश क्यों लड़ रहे हैं, आप बीजेपी का फायदा करेंगे। तो हमने कहा तो आप जो है दिल्ली और पंजाब क्यों लड़ते हैं, आप भी तो बीजेपी का फायदा कर रहे हैं, आप वहां छोड़ेंगे तो हम यहां छोड़ेंगे। तो बात की बात है, इसके अंदर ये कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इन सब अभी जो चल रहा है उसके बावजूद आप लगे हैं और 2024 के परिप्रेक्ष्य में चीजें स्पष्ट रहेंगी, अध्यादेश के मुद्दे पे चीजें सकारात्मक रहेंगी। देखिए, कांग्रेस हो या कोई और विपक्षी दल हो, हरेक के लिए एक साथ आने में कठिनाइयां हैं। सिर्फ कांग्रेस की कठिनाई नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की भी कठिनाई है लेफ्ट के साथ आने में। तो कठिनाइयों के बावजूद आपको साथ आना पड़ेगा। अगर इतना आसान होता साथ आना तो तीन चुनाव हो चुके, तीसरा चुनाव हो रहा है, 14 में ही साथ आ जाते सब लोग, 19 में आ जाते। 19 में चंद्रबाबू नायडू ने खूब कोशिश की। ये मुश्किल काम है, ये कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसके अंदर काफी जो है विरोधाभास हैं, मगर ये मुश्किल काम करना पड़ेगा। एक दूसरा मुद्दा है, गृह पंजाब में थे और उन्होंने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा, यहाँ तक कहा कि भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल के पायलट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास समय है, पंजाब के लोगों के लिए उनके पास समय नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो अपने छोटे भाई भगवंत मान के प्लेन में सफर करते थे, नरेंद्र मोदी तो अदानी के प्लेन में सफर करते थे। आज देश के सामने ये चुनाव करा लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल के लिए भगवंत मान ज्यादा बेहतर है या नरेंद्र मोदी जी के लिए गौतम अदानी पहले बेहतर है। मुझे लगता है कि अगर एक पार्टी के 2 मुख्यमंत्री एक साथ जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक ही जगह जाने के लिए
दो अलग अलग हवाई जहाज जाएंगे तो जनता के पैसे की भी बर्बादी ही होगी, कोई उसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा। और एक साथ जाने से बातचीत भी हो जाती है, कई मसलों का डिस्कशन हो जाता है। एक पार्टी के दो मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल पार्टी के कन्वीनर हैं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? पंजाब से एक दूसरा मुद्दा पारित होता है जो स्वर्ण मंदिर से, उसके प्रसारण को लेकर अब तक एक तरह से वहाँ पे बीडिंग होती है और पैसे खर्च होते हैं, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अब उसके फ्री प्रसारण का प्रस्ताव लेकर आई है भगवंत मान सरकार, अमेंडमेंट कर रही है, विधानसभा में उसे पास कराने की बात है, लेकिन वहाँ पे जो गुरुद्वारा कमेटी या अकाली दल लोग विरोध कर रहे हैं उसका। देखिए, अगर किसी एक चैनल को एक्सक्लूसिव राइट्स मिली हों किसी प्रसारण की, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कई लोग उससे खुश रहते हैं। और अगर उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स सबको बांट दी जाएं और कहा जाए कि भाई जो चाहे वो गुरुजी की जो वाणी है, गुरु महाराज की जो वाणी है, उसके दुनिया को कोने कोने तक पहुंचाओ, तो इसके अंदर बुरी बात क्या है? जिसके यहाँ कोई और चैनल आता होगा उसके यहाँ भी तो गुरुवाणी पहुंचनी चाहिए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। आप जो एक पार्टी का जिक्र कर रहे हैं कि आपने निशाना साधा, इसे लेकर नहीं, मेरे को नहीं जानकारी कि इससे अकाली दल जो है वो संबंधित है या कोई और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। मेरा मोटे तौर पे मानना यह है कि भगवान की वाणी, गुरु महाराज की वाणी के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, उसके ऊपर तो सबका अधिकार है। एक अंतिम सवाल, अभी आदि पुरुष कंट्रोवर्सी है, बीते दिन निर्माताओं की तरफ से प्रस्ताव आया कि हम जो आपत्तिजनक जो संवाद है उसे हटा देते और फिर नए सिरे से इसे लॉन्च। इसलिए इस फिल्म के निर्माताओं को जेल होनी चाहिए। इन्होंने भगवान राम के बारे में जो घटिया बातें करी, जिस घटिया सड़क छाप भाषा का प्रयोग इन्होंने भगवान राम की से जुड़ी हुई फिल्म के अंदर किया, जिस तरीके के अश्लील वस्त्र इन्होंने उस समय की महिलाओं को पहनाए, इनको आज जेल के पीछे होना चाहिए। और मैं हैरान हूं, दीपिका पादुकोण ने संतरी रंग की एक कॉस्ट्यूम पहन ली थी तो लोग इतने परेशान थे, और आज इस फिल्म के अंदर कई लेडीज के फोटो मैंने देखे, मुझे नहीं पता कि किस किस पात्र के अंदर हैं वो, क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, मगर जिस तरीके के घटिया कपड़े उनको पहनाए गए हैं, मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निर्माता या एक निर्देशक या उसके द्वारा कमाए जाने वाले पैसे इतने बड़े हो गए कि अब हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो महिलाएं हैं उनके वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की जाएगी? ये तो बहुत शर्म की बात है।